जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग जो खान सर का बीपीएससी का सीरीज जो चल रहा था, उसमें हम लोग के पहला पार्ट जो वीडियो का आया था, उसमें 61 नंबर क्वेश्चन कवर किए थे लोग। और आज की वीडियो में हम लोग उसके आगे का क्वेश्चन कवर किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन यानी कि 62 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ग्रे क्रांति किससे संबंधित है। तो जो ग्रे क्रांति है वह उर्वरक से संबंधित है। किससे संबंधित है? उर्वरक से संबंधित है। उसके बाद बात की जाए मत्स्य पालन में यानी कि इससे कौन सी क्रांति संबंधित हो जाएगी, तो नीली क्रांति जो है वह मत्स्य पालन से संबंधित है। उसी तरह आपका पीली क्रांति है उससे तिलहन संबंधित है। और जो गोल क्रांति है उससे आपका आलू क्रांति आलू संबंधित है। यानी कि गोल क्रांति से कौन संबंधित हो जाएगा, तो आपका आलू संबंधित हो जाएगा। ग्रे क्रांति भारत में उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। जो ग्रे क्रांति है वो भारत में उर्वरक उत्पादन से संबंधित है, जो रासायनिक के उर्वरकों के उत्पादन को बढ़ाने और दुष्प्रभाव को नियंत्रित करने पर केंद्रित है। इसे 1960 के दशक के अंत में हरित क्रांति के साथ ही शुरू शुरू हुआ माना जाता है। हरित क्रांति में ऊंची उपज देने वाली किस्में एच वाई बी का फुल फॉर्म में क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है हाई यील्डिंग या हाई यील्डिंग वैरायटी। एच वाई बी का फुल फॉर्म होता है हाई यील्डिंग वैरायटी वाली किस्मों के बीजों के उपयोग पर जोर दिया गया था, जिसके लिए रासायनिक उर्वरकों की भी आवश्यकता थी। इसलिए उर्वरक उत्पादन में वृद्धि की आवश्यकता ने ही ग्रे क्रांति को जन्म दिया। नीली क्रांति मत्स्य पालन से संबंधित है। जो नीली क्रांति है वो किससे संबंधित है, तो वो मत्स्य पालन से संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है और गोल्ड क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में हिमरेखा की औसत ऊंचाई है। उत्तर प्रदेश में हिमरेखा की औसत ऊंचाई कितनी है, तो यह जो क्वेश्चन है गलत है, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश है वह हिमालय के आसपास क्षेत्रों में नहीं बसा हुआ है। इसलिए इसका आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से कोई भी सही नहीं है। इसका कारण यह है कि उत्तर प्रदेश का हिमालय की तलहटी में नहीं है। यानी कि उत्तर प्रदेश जो है वह हिमालय की तलहटी में नहीं है, वहां पे हिमरेखा अब होगा ही नहीं। अपितु गंगा के मैदानी क्षेत्र में स्थित है। यानी कि जो उत्तर प्रदेश है वह किस क्षेत्र में स्थित है, तो यह गंगा के मैदानी क्षेत्र में स्थित है। प्रदेश में केवल उत्तरी जिले के ही हिमालय निचली पहाड़ियों को छूते हैं। जो उत्तरी जिले हैं वही हिमालय की निचली पहाड़ियों को छूते हैं। अतः दिए गए विकल्पों के आधार पर उत्तर प्रदेश में हिमरेखा की औसत ऊंचाई का आकलन नहीं किया जा सकता है। हिमरेखा पृथ्वी की सतह पर वह ऊंचाई है जिसके ऊपर तापमान इतना कम होता है कि बर्फ गर्मियों में भी पूरी तरह से नहीं पिघलती और साल भर जमी रहती है। नोट पॉइंट है कि आयोग ने यह प्रश्न मूल्यांकन से हटा दिया था, यानी कि इससे क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था बीपीएससी के द्वारा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से संबंधित नहीं है। इनमें से जो कौन है जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से संबंधित नहीं है, तो जो साल्विन पर्वत है यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से संबंधित नहीं है। यह कहाँ से संबंधित है, तो यह आपका न्यूजीलैंड में स्थित है। बाकी जो आयर झील है, नल्ला रवार मैदान है और सेल्विन घाटी, ये सब कहाँ से संबंधित है, ये सब आपका ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। सेल्विन घाटी न्यूजीलैंड में स्थित है। ये कहाँ पे स्थित है सेल्विन घाटी, तो यह सेल्विन पर्वत जो है वह न्यूजीलैंड में स्थित है। यह क्षेत्र सेल्विन नदी घाटी में आता है। जो यह क्षेत्र है किस नदी घाटी में आता है, तो यह सेल्विन नदी घाटी में आता है। इस नदी का नाम जॉर्ज सेल्विन के नाम पर रखा गया है। इस नदी का नाम किसके नाम पर रखा गया है, तो जॉर्ज सेल्विन के नाम पर रखा गया है, जो न्यूजीलैंड के पहले एलिंगलन बिशप थे। साल्विन रेंज ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में स्थित है। जो साल्विन रेंज है यानी कि साल्विन घाटी है वह ऑस्ट्रेलिया के कहाँ पे स्थित है, तो यह क्वींसलैंड में स्थित है। आयर झील लेक आयरी ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा झील तंत्र है। ये जो है आयर झील या जो ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा झील तंत्र है, जो दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। आयर झील ऑस्ट्रेलिया के किस क्षेत्र में स्थित है, तो यह दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। यह एक अंतर्देशीय जल निकासी बेसिन का हिस्सा है, जिसका मतलब है कि इसकी नदियां समुद्र में नहीं बल्कि झील में ही बहती है। नल्लार बार मैदान दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। जो नल्लार बार मैदान है वह कहाँ पे स्थित है, तो यह दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में स्थित एक विशाल लगभग वृक्षहीन शुष्क या अर्धशुष्क क्षेत्र है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित विकल्पों में से बेजोड़े जोड़ी का चयन करें। यानी कि यहाँ पे दिया गया है कि गोबी मरुस्थल किस देश में है, कलाहारी मरुस्थल किस देश में है, थार मरुस्थल किस देश में है, सहारा किस देश। यहाँ पे बेमेल होगा उससे को चुना है। तो जो कलाहारी मरुस्थल है यही आपका इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि कलाहारी मरुस्थल जो है वह अमेरिका में नहीं है। वह कहाँ पे स्थित है, तो वह दक्षिण अफ्रीका देश में स्थित है। कहाँ पे, दक्षिण अफ्रीका देश में स्थित है। उसके अंतर्गत बहुत सारे देश आते हैं, जैसे दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया का क्षेत्र में यह कलाहारी मरुस्थल है। बाकी ये
बाकी ये जो चारों ऑप्शन है ये सत है। जैसे गोबी मरुस्थल हो गया, ये मंगोलिया में है, थार मरुस्थल भारत में है और सहारा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में है। अब एक तरफ ही मरुस्थल दिया गया और उनके क्षेत्र दिए गए हैं। अब उसको देखते हैं लोग। गोबी मरुस्थल कहाँ पे है? तो यह मंगोलिया में हो जाएगा। इसकी स्थिति मंगोलिया में है। कालाहारी मरुस्थल दक्षिणी अफ्रीका देश से यानी कि दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना और नामीबिया में स्थित है। थार मरुस्थल भारत में है और सहारा मरुस्थल अफ्रीका में है। अफ्रीका अफ्रीका महादेश में है। नेक्स्ट है कि डाल्मेटियन तट है। तो यह जो डाल्मेटियन तट है यह किस प्रकार का पर्वत है? तो यह जो है काष्ठजन्य पर्वतीय पदीय तट है। डाल्मेटियन तट एक काष्ठजन्य पर्वतीय पदीय तट है। जो डाल्मेटियन तट है वह किस प्रकार का तट है? तो यह एक काष्ठजन्य पर्वतीय पदीय तट है। डाल्मेटियन तट दिनारी के आल्प्स के किनारे पर स्थित है। यह कहाँ पे स्थित है? तो दिनारी के आल्प्स के किनारे स्थित है, जहाँ पहाड़ एड्रियाटिक के सागर से मिलते हैं। जहाँ पहाड़ एक किस सागर से मिलते हैं? तो यह एड्रियाटिक के सागर से मिलते हैं। ये पर्वत मुख्य रूप से चूना पत्थर से बने हैं। यह पर्वत किससे बना है? तो चूना पत्थर से बना है। चूना पत्थर एक प्रकार की चट्टान है जो पानी में आसानी से घुल जाती है। जो ये चूना पत्थर है पानी में क्या होता है? यह आसानी से घुल जाती है। चूना पत्थर चट्टानों में विशिष्ट प्रकार के भू परिदृश्यों का निर्माण होता है, जिन्हें काष्ठ अश्लकृतियां कहा जाता है। चूना पत्थर चट्टानों में विशिष्ट प्रकार के भू परिदृश्यों का निर्माण होता है, जिन्हें काष्ठ अश्लाकृतियां कहा जाता है। एक ज्योग्राफी में टॉपिक है स्टेलाइट। इस तरह के जो अश्लाकृति का निर्माण होता है उन्हें वह जो है वह किस चट्टानों में होता है? किस प्रकार के चट्टानों में? तो यह चूना पत्थर के चट्टानों में होता है। नेक्स्ट है कि डीवी द्वीप किसकी सरिताओं के मध्य स्थित है? जो जो डीवी द्वीप है वह गोदावरी नदी के सरिताओं के मध्य स्थित है। किस नदी के? गोदावरी नदी के सरिताओं के मध्य स्थित है। डीवी द्वीप या डीवी आइसलैंड कृष्णा नदी की सॉरी यहाँ पे थोड़ा या तो टाइपिंग मिस्टेक हुआ है या तो आंसर टिक करने में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, क्योंकि व्याख्या में कृष्णा नदी दिया गया है। व्याख्या में क्या दिया गया है? इसका आंसर डीवी द्वीप किसकी सरिताओं के मध्य स्थित है? तो व्याख्या में आपका कृष्णा नदी दिया गया है और आंसर में गोदावरी दिया गया है। अगर आप लोग क्रॉस चेक कर लेंगे, हम तो खोजे थे लेकिन हमें नहीं मिला, आप लोग क्रॉस चेक कर सकते हैं। डीवी आइसलैंड कृष्णा नदी की सरिताओं के मध्य स्थित है। डीवी सीमा द्वीप भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? तो डीवी सीमा द्वीप भी कहा जाता है। यह आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के मुहाने पर बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। यह किसके तट पर स्थित है? तो यह बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। यह द्वीप अक्सर चक्रवातों, ज्वारीय लहरों, तूफान, बाढ़ ऐसी अन्य सभी प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित रहता है। यहाँ से व्याख्या के हिसाब से अगर हम लोग जाएं तो ये आपका आंसर कृष्णा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका आंसर कृष्णा हो जाएगा। व्याख्या के हिसाब से जाया जाए तो, लेकिन आंसर में आपका गोदावरी दिया गया है तो मेरे हिसाब से आंसर कृष्णा ही होना चाहिए। नेक्स्ट है कि कश्मीर घाटी किस प्रकार की घाटी है? जो कश्मीर घाटी है वह किस प्रकार की घाटी है? यह विवर्तन की घाटी है। विवर्तन की प्रकार की घाटी है कश्मीर घाटी। प्लेट विवर्तन की यानी कि प्लेट टेक्टोनिक क्रियाओं का ही एक परिणाम है। कश्मीर घाटी का निर्माण भारतीय और यूरेशियन प्लेटों के टकराव के परिणाम स्वरूप हुआ है। कौन कौन से प्लेट टकरा है तो कश्मीर घाटी का निर्माण हुआ है? तो भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेटों के टकराव के परिणाम स्वरूप हुआ है। लगभग 50 मिलियन वर्ष पहले भारतीय प्लेट उत्तर की ओर गति करते हुए यूरेशियन प्लेट से टकराई थी। किस प्लेट से टकराई थी? तो यह यूरेशियन प्लेट से टकराई थी। इस टकराव के कारण हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। इस टकराव के कारण ही हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। टकराव के दौरान पृथ्वी की सतह में वलन यानी कि फोल्डिंग जैसी प्रक्रियाएं हुई। वलन के शीर्ष भाग से पहाड़ बने और गर्त से घाटियां बनी। वलन क्या होता है? जैसे ये पृथ्वी का कोई आपका प्लेट हो गया, यानी कि आप मान लीजिए इसे भारतीय प्लेट और एक यूरेशियन प्लेट हो गया। ये आप यूरेशियन प्लेट हो गया। अगर इनमें टकराव होता है तो जो ये बहुत ही मोटी परत होती है, तो जो ऊपर के भाग होते हैं ये पहाड़ बन जाते हैं। ये जो ऊपर के भाग होते हैं, ऊपरी शीर्ष वाला भाग होता है वो पहाड़ बनता है, क्योंकि अगर टकराव होगा तो या तो एक भाग नीचे जाएगा और एक भाग ऊपर जाएगा। तो जो भाग नीचे जाता है वो भाग क्या बनता है? तो वह भाग घाटी बनता है, और जो भाग ऊपर जाता है वह भाग क्या बनता है? तो वह पहाड़ या पर्वत बनता है। यद्यपि आयोग द्वारा सही उत्तर सी माना गया। इसका आंसर क्या माना गया? तो सी माना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लोग कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत का सर्वाधिक क्षमता वाला तेल शोधन कारखाना कौन सा है? तो जो कोयली है यह भारत का तेल शोधन कारखाना सर्वाधिक क्षमता वाला तेल शोधन कारखाना है कोयली। भारत की सबसे अधिक क्षमता वाली तेल
जामनगर रिफाइनरी है। जामनगर यानी कि ये जो है स्टैटिक्स पोर्शन के स्टैटिक्स के अंतर्गत दिया गया है, यानी कि भारत की जो सबसे अधिक क्षमता वाली तेल रिफाइनरी है वह जामनगर रिफाइनरी है, लेकिन ऑप्शन में जामनगर रिफाइनरी नहीं दिया गया है, जो गुजरात में स्थित है। जो ये जामनगर रिफाइनरी है वह कहाँ पे स्थित है, तो यह गुजरात में स्थित है और यह रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्वामित्व में है, यानी कि इसे किसके नेतृत्व में काम किया जाता है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्वामित्व में है। यह न केवल भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी है बल्कि यह दुनिया दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी भी है। यह दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है जामनगर रिफाइनरी। किंतु दिए गए विकल्पों में से कोयली तेल शोधन कारखाना सबसे बड़ा है, जिसकी क्षमता 13.7 मिलियन मीट्रिक टन 13.7 मिलियन मीट्रिक टन है। यह गुजरात के बड़ोदरा में 1965 में स्थापित किया गया था। ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि कोयली तेल शोधन कारखाना जो है इसकी स्थापना कब किया गया था, तो इसकी स्थापना 1965 में किया गया था। कब किया गया था, 1965 में किया गया था। अतः दिए गए विकल्पों में कोयली रिफाइनरी की क्षमता सर्वाधिक है। नेक्स्ट है कि नवीकरणीय ऊर्जा का अर्थ है। नवीकरणीय ऊर्जा का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ है आपका सौर ऊर्जा से उत्पादित बिजली और ये पवन ऊर्जा से उत्पादित बिजली हो जाएगा। पवन ऊर्जा से उत्पादित बिजली इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ये नंबर 1 और 4 सही उत्तर होगा। नवीकरणीय ऊर्जा प्राकृतिक स्रोतों से मिलने वाली एक ऐसी ऊर्जा है। यह जो ऊर्जा है नवीकरणीय ऊर्जा किस स्रोत से प्राप्त की जाती है, तो यह प्राकृतिक स्रोतों से मिलने वाली एक ऐसी ऊर्जा है जिसे खपत की तुलना में तेजी से फिर से हासिल किया जा सकता है। इसे स्वच्छ ऊर्जा भी कहा जाता है। इसे कौन सी ऊर्जा कहा जाता है, तो इसे स्वच्छ ऊर्जा भी कहा जाता है। प्रमुख उदाहरण यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा के प्रमुख उदाहरण कौन कौन से हैं, तो सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, जैव ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा, ये सब किसके उदाहरण है, तो ये सब नवीकरणीय ऊर्जा के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2023 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है। यहाँ पे क्वेश्चन गलत दिया गया है क्योंकि 2023 में कोई जनगणना हुआ ही नहीं था। तो इसका सही आंसर की बात किया जाए तो इसका हो जाएगा आपका 2011। यहाँ पे होगा 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो अगर 2011 रहता तो इसका आंसर क्या होता, केरल हो जाता। क्या होता, केरल इसका सही आंसर होता। यह प्रश्न ये तथ्यात्मक रूप से गलत है। तथ्यात्मक रूप से क्या है, तो गलत है। 2011 की जनगणना के बाद से अभी तक भारत में जनगणना कराई नहीं गई है, यानी कि जनगणना हुआ ही नहीं है। 2011 की जनगणना के अनुसार केरल भारत का सबसे साक्षर राज्य है। भारत का सबसे साक्षर राज्य है। केरल की साक्षरता दर 94% है। केरल की साक्षरता दर कितना प्रतिशत है, तो 94% है। जिसमें पुरुष की साक्षरता दर कितना है, तो 97.4% है और महिला साक्षरता दर 95.2% है। महिला साक्षरता दर कितना है केरल का, तो 95.2% है और वहीं 63.82% की साक्षरता दर के साथ बिहार सबसे कम साक्षर राज्य है। यानी कि अगर भारत की ओवरऑल बात की जाए तो सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है, तो आपका बिहार हो जाएगा। भारत में 7 साल या उससे ज्यादा उम्र के वे लोग जो किसी भी भाषा में पढ़ या लिख सकते हैं उन्हें साक्षर माना जाता है। साक्षर किसे कहा जाता है, तो भारत में 7 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोग वे लोग जो किसी भी भाषा में पढ़ या लिख सकते हैं उन्हें साक्षर माना जाता है। आयोग ने यह प्रश्न मूल्यांकन से हटा दिया गया। इसे क्वेश्चन को भी डिलीट कर दिया गया था। उसके बाद ये अगला सब्जेक्ट है अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स से अब इस सब्जेक्ट की बात करते हैं, जिसमें क्वेश्चन कर रहा है कि कुल जमा का अनुपात जो एक वाणिज्यिक बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक के पास से रखना चाहिए उसे कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है, उसे नगद आरक्षित अनुपात कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, नगद आरक्षित अनुपात कहा जाता है। इसे कभी कभी इंग्लिश में भी दे देता है। तो यहाँ पे इंग्लिश में क्या देगा आपका CRR, इसे इंग्लिश में दे देगा। क्या देगा, CRR, इसे इंग्लिश में दे देगा। नगद आरक्षित अनुपात क्रेडिट रिजर्व रेशियो, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, CRR का। इसका फुल फॉर्म की बात की जाए तो हो जाएगा क्रेडिट रिजर्व रेशियो। किसी वाणिज्य बैंक की कुल जमा का वह अनुपात होता है जिसे वह भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI के पास रखता है। उल्लेखनीय है कि वाणिज्यिक बैंकों को अपनी कुल जमा राशि का एक निश्चित प्रतिशत यानी कि निश्चित प्रतिशत जो होता है वह CRR नगद आरक्षित अनुपात होता है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के पास तरल नकदी के रूप में, किस रूप में, तो यह तरल नकदी के रूप में जमा करना होता है। नगद आरक्षित अनुपात की दर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तय की जाती है। वर्तमान में नगद आरक्षित अनुपात की दर 4% है। कितनी है, तो यह चेंज होते रहता है। तो इससे जो यहाँ पे प्रतिशत दिया गया है, या अगर हो सकता है तो कहीं चेंज भी हो गया होगा, लेकिन यह हमेशा चेंज होते रहता है। तो अभी वर्तमान की बात की जाए तो आरक्षित अनुपात की दर 4% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीएसटी परिषद का चेयरमैन कौन होता है। जीएसटी परिषद का चेयरमैन कौन होता है, तो केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। जीएसटी परिषद का चेयरमैन कौन होता है, तो केंद्रीय वित्त
वित्त मंत्री होता है। जीएसटी की बात की जाए, अब जीएसटी को खोला जाए कि जीएसटी से क्या-क्या हमें और ये प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो जीएसटी पूरे भारत में 1 जुलाई 2017 कब 1 जुलाई 1 जुलाई आपका 2017 1 जुलाई 2017 से पूरे भारत में लागू हुआ था। और ये संशोधन की बात की जाए तो इसे संशोधन अधिनियम द्वारा इसे लागू किया गया था या लाया गया था। तो 101वां संविधान संशोधन कौन-सा 101वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे भारत में लाया गया था। और 2016 के द्वारा जीएसटी को संविधान में शामिल किया गया। कब जीएसटी को संविधान में शामिल किया गया था? तो 2016 में। जीएसटी के कितने प्रकार होते हैं? तो जीएसटी का आपका 3 प्रकार होते हैं, मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। तो एक होता है आपका सीजीएसटी और दूसरा होता है एसजीएसटी और तीसरा होता है आईजीएसटी। ये जीएसटी के प्रकार हैं सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। जीएसटी परिषद के अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। कौन होता है? केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। यह केंद्र और राज्यों का एक संयुक्त मंच है जिसे राष्ट्रपति द्वारा संशोधित संविधान के अनुच्छेद 279 के अनुसार स्थापित किया गया था। जीएसटी परिषद के सदस्यों में केंद्रीय वित्त मंत्री अध्यक्ष, जो केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं वह अध्यक्ष होते हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रत्येक राज्य वित्त या कराधान के प्रभारी मंत्री या किसी अन्य मंत्री को सदस्य के रूप में नामित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीति का एक उपकरण है? निम्नलिखित में से कौन जो है वह एक राजकोषीय नीति का उदाहरण है? तो जो कर होता है वह राजकोषीय नीति का उदाहरण होता है। कर, व्यय, राज्य सरकारों को धन का हस्तांतरण एवं सरकार का प्रत्यक्ष उपभोग आदि तथा उधार लेना अथवा ऋण राजकोषीय नीति के उपकरण, ये सब किसके उपकरण है? जैसे कर हो गया, व्यय हो गया, उसके बाद आपका उधार लेना हो गया, ऋण राजकोषीय नीति के उपकरण है। सामान्यतः राजकोषीय नीति भारत सरकार की एक ऐसी नीति है जो किसी अर्थव्यवस्था में स्थिरता और समृद्धि का वांछित स्तर प्राप्त करने के लिए करों, सरकारी खर्चे एवं सरकारों के ऋणों से जुड़ी होती है। किसी भी अर्थव्यवस्था पर राजकोषीय नीति का प्रभाव बहुत व्यापक होता है। इस प्रभाव को कुछ संकेतों की मदद से मापा जा सकता है। इन प्रभाव को किससे मापा जाता है? तो यहाँ पे संकेत दिया गया है, जैसे राष्ट्रीय आय, रोजगार एवं मुद्रास्फीति का स्तर, बचत एवं निवेश स्तर तथा भुगतान शेष यानी कि बीओपी की स्थिति के द्वारा इस प्रभाव को मापा जा सकता है। नेक्स्ट है कि भारत में किस क्षेत्र को वैश्वीकरण से अधिक लाभ हुआ है? तो जो सेवा क्षेत्र है यानी कि सेवाएं क्षेत्र है, उससे वैश्वीकरण को सबसे अधिक लाभ होता है। भारत के सेवा क्षेत्र को वैश्वीकरण से सबसे अधिक लाभ हुआ है। वैश्वीकरण से भारत के सेवा निर्यात में काफी बढ़ोतरी हुई है। वैश्वीकरण से ही भारत में सेवा निर्यात में काफी बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2019 में भारत की वैश्विक सेवा निर्यात में हिस्सेदारी 4.4% थी, जो वर्ष 2023 में बढ़कर 6% हो गई। वर्ष 2023 में बढ़कर कितनी प्रतिशत हो गई? तो 6%। वैश्वीकरण ने भारत में सूचना प्रौद्योगिकी जैसी सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनियों के लिए एक नए अवसर उत्पन्न किए हैं। साथ ही वैश्वीकरण से भारत की कुछ बड़ी कंपनियां जैसे टाटा मोटर्स एवं इन्फोसिस, ये सभी कहाँ की कंपनी है? तो भारत की कंपनी है। भारत की कंपनियां टाटा मोटर्स एवं इन्फोसिस आदि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में उभरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित विकल्पों में सही युग्म चुने, यानी कि कौन सा युग्म है जो सत्य है? तो इसका सही आंसर की बात किया जाए तो आपका डी नंबर सत्य हो जाएगा। यानी कि प्रथम पंचवर्षीय जो योजना लाया गया था उसे किस बेसिस पे लाया गया था? यानी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस पे सबसे ज्यादा जोर दिया गया था? तो कृषि पे ध्यान दिया गया था। सबसे अधिक किस पे ध्यान दिया गया था? तो कृषि पे ध्यान दिया गया था। अब हम लोग चौथी पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं। लोग यह कब से कब तक रहा था? यह 1969 से लेकर 1974 तक यह इसका काल रहा था, चौथी पंचवर्षीय योजना का। और इसमें किस क्षेत्रों पर सबसे अधिक ध्यान दिया गया था? तो गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता पर सबसे अधिक ध्यान दिया गया था चौथी पंचवर्षीय योजना में। उसके बाद है पांचवी पंचवर्षीय योजना की काल की बात की जाए तो यह 1974 से लेकर 1979 तक यह चला था। और इसका उद्देश्य क्या था? तो गरीबी उन्मूलन और रोजगार देना। गरीबी उन्मूलन यानी कि गरीबी समाप्त करना और रोजगार देना। उसके बाद है तीसरी पंचवर्षीय योजना इसका काल की बात की जाए तो 1961 से लेकर यह 1966 तक चला था। कब से 1961 से लेकर 1966
1966 तक के चला था और इसका उद्देश्य क्या था? तो आत्मनिर्भरता और कृषि व उद्योग पर बल देना। आत्मनिर्भरता और कृषि एवं उद्योग पर बल देना इसका उद्देश्य था। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चला था। कब से कब तक चला था? तो 1951 से 1956 तक चला था। हेराल्ड डोमर मॉडल और यह जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है, यह किस मॉडल पे आधारित था? तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र का विकास करना था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? कि अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र का विकास करना था। इस योजना में कृषि पर विशेष ध्यान दिया गया। यह योजना सफल रही तथा इसमें 3.6% विकास दर प्राप्त की गई। इस योजना में कितने प्रतिशत की विकास दर प्राप्त की गई? तो आपका 3.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय बैंक का कार्य है? यानी कि इनमें से कार्य दिए गए हैं और पूछ रहा है कि केंद्रीय बैंक का कार्य कौन कौन सा है? तो रेपो रेट का प्रबंधन करना, ये भी आपका केंद्रीय बैंक का कार्य हो जाएगा। वाणिज्यिक बैंक को ऋण देना और सरकार को बैंक की सुविधा यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो, यहाँ पे डी होना चाहिए। उपरोक्त के सभी इसका सही हो जाएगा। अब हम लोग केंद्रीय बैंक यानी कि आरबीआई की बात करते हैं लोग। आरबीआई की स्थापना कब हुआ था? तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। कब हुआ था? 1935 ईस्वी को आरबीआई की स्थापना हुआ था। और राष्ट्रीयकरण की बात की जाए आरबीआई का, तो इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। कब हुआ था? 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। और हेड क्वार्टर इसका कहाँ पे है, यानी कि मुख्यालय कहाँ पे है आरबीआई का? तो मुख्यालय हो जाएगा आपका मुंबई में। आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? तो सर ऑशबर्न स्मिथ थे। और आरबीआई के पहले भारतीय यानी कि इंडियन गवर्नर कौन थे? तो सीडी देशमुख थे। कौन थे? सीडी देशमुख थे। आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो सीडी देशमुख थे। रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है, यानी कि जो आरबीआई बैंक है वह भारत का केंद्रीय बैंक है। इसकी स्थापना हिल्टन यंग कमेटी की संस्तुति पर 1 अप्रैल 1935 किस समिति की सिफारिश पे आरबीआई की स्थापना की गई थी? तो हिल्टन यंग कमेटी की संस्तुति पर 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्य कार्य भारत सरकार को बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराना, रेपो रेट का प्रबंधन करना, वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देना, शाख नियंत्रण, करेंसी नोटों का निर्गमन करना और विदेशी विनिमय नियंत्रण करना तथा आंकड़ों का संग्रहण एवं प्रकाशन करना इत्यादि इसके कार्य हैं। नेक्स्ट है कि साधन लागत पर एनएनपी डैश के बराबर है। एनएनपी की फुल फॉर्म की बात की जाए तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन बन रहा है कि साधन लागत पर एनएनपी डैश के बराबर है, तो यह किसके बराबर है? तो राष्ट्रीय आय के बराबर है। किसके बराबर है? राष्ट्रीय आय के बराबर है। साधन लागत पर एनएनपी राष्ट्रीय आय के बराबर होती है। किसके आय के बराबर होती है? तो राष्ट्रीय आय के बराबर होती है। इसलिए साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को राष्ट्रीय आय भी कहा जाता है। सामान्यतः सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्य कटौती को घटाने के बाद जो आय बचती है उसे किसी अर्थव्यवस्था का शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि एनएनपी कहा जाता है। एनएनपी किसे कहा जाता है? तो सामान्यतः सकल राष्ट्रीय उत्पाद जो होता है उसमें से मूल्य कटौती को घटाने के बाद जो आय बचती है उसे किसी अर्थव्यवस्था का शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि एनएनपी कहा जाता है। साधन लागत पर एनएनपी कितना होता है? तो एनएनपी बराबर बाजार मूल्य पर एनएनपी माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर होता है। इसका सूत्र की बात की जाए तो ये आपका सूत्र हो गया एनएनपी का। उसके बाद ये अगला चैप्टर है अगला सब्जेक्ट है सामान्य विज्ञान की। अब हम लोग ये बात करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें यानी कि 79 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि वाष्प मीथेन रिफॉर्मिंग तकनीक के उपयोग से प्राप्त करते हैं। जो यह तकनीक है वाष्प मीथेन रिफॉर्मिंग तकनीक से क्या प्राप्त किया जाता है? तो ग्रे हाइड्रोजन को प्राप्त किया जाता है। क्या प्राप्त किया जाता है? ग्रे हाइड्रोजन को प्राप्त किया जाता है। ग्रे हाइड्रोजन प्राकृतिक गैस या मीथेन से बनाया जाता है। जो ग्रे हाइड्रोजन होता है वह किससे बनाया जाता है? तो प्राकृतिक गैस या मीथेन से बनाया जाता है, जिसमें स्टीम मीथेन रिफॉर्मेशन तकनीक का उपयोग किया जाता है। वर्तमान में यह हाइड्रोजन उत्पादन का सबसे आम रूप है। ब्राउन हाइड्रोजन के उत्पादन में जीवाश्म ईंधन और ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन में सौर या पवन ऊर्जा जैसे अतिरिक्त अक्षय ऊर्जा स्रोतों से स्वच्छ बिजली का उपयोग करके पानी को इलेक्ट्रोलाइज करने के लिए बनाया जाता है। यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि जो ब्राउन हाइड्रोजन है उसके उत्पादन में किसका उपयोग किया जाता है? तो जीवाश्म ईंधन का। और जो ग्रीन हाइड्रोजन है उसके उत्पादन में सौर या पवन ऊर्जा जैसे अतिरिक्त अक्षय ऊर्जा स्रोतों से स्वच्छ बिजली का उपयोग करके पानी को इलेक्ट्रोलाइजर करने के लिए बनाया जाता है। तीन
तीन धातु जैसे एबीसी का मानक इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः 0.5 वोल्ट और माइनस से 3 वोल्ट और माइनस 1.2 वोल्ट इन धातुओं की अपचयन शक्ति होगी। इन धातुओं की अपचयन शक्ति क्या हो जाएगी? तो BCA यानी कि आपका सबसे अधिक किसका हो जाएगा? तो -3 वोल्ट हो जाएगा। उसके बाद माइनस से 1.2 वोल्ट हो जाएगा, माइनस से 1.2 वोल्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका 0.5 वोल्ट हो जाएगा। 0.5 वोल्ट इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि बी नंबर इसका सही आंसर है। धनात्मक इलेक्ट्रोड विभव मान से पता चलता है कि इलेक्ट्रॉनों के योग से युक्त अपचयन अभिक्रिया संभव है। ए का इलेक्ट्रोड विभव धनात्मक है। ए का इलेक्ट्रोड विभव किस प्रकार का है? तो वह धनात्मक है, इसलिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। यह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तथा ऑक्सीजन अभिकर्ता के रूप में कार्य करेगा। किसके रूप में कार्य करेगा? तो ऑक्सीकरण अभिकर्ता के रूप में कार्य करेगा। अतः इसकी अपचयन शक्ति सबसे कम है। इसकी जो ए है, ए का इलेक्ट्रॉन विभव इसकी सबसे अपचयन शक्ति है वह जब से सबसे कम है। नकारात्मक अपचयन क्षमता इलेक्ट्रोड विभव से पता चलता है कि इलेक्ट्रॉनों की हानि से जुड़ा ऑक्सीकरण संभव है। ए बी और सी में बी का इलेक्ट्रोड विभव मान सबसे अधिक नकारात्मक है। जो बी है उसका सबसे अधिक इलेक्ट्रोड विभव मान सबसे अधिक नकारात्मक है। अतः यह इलेक्ट्रॉन खो देगा और सी की तुलना में अधिक शक्तिशाली अपचयन एजेंट के रूप में कार्य करेगा। इन धातुओं की अपचयन शक्ति का सही क्रम क्या है? तो इन धातुओं की अपचयन शक्ति का सही क्रम BCA है। क्या है? BCA है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिरके में खट्टे स्वाद का कारक है। जो सिरका होता है उसमें जो खट्टापन होता है वह किससे अम्ल के कारण होता है? तो वह इनमें से कोई नहीं, यानी कि इसका सही सिरका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। जो सिरका होता है एसिटिक एसिड, सिरका का मुख्य घटक क्या होता है? तो इसका एसिटिक एसिड होता है, यानी कि इसे ऑप्शन में एसिटिक नहीं दिया गया, उसी के कारण यह खट्टा लगता है। एसिटिक एसिड के कारण ही सिरका खट्टा लगता है। अब ये टॉर्टरिक अम्ल की बात करते हैं लोग। टॉर्टरिक अम्ल इसका स्रोत क्या होता है? टॉर्टरिक अम्ल का तो इसका स्रोत हो जाएगा अंगूर, इमली, केला। और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? टॉर्टरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है आपका C4H6 और O6 इसका रासायनिक सूत्र होता है टॉर्टरिक अम्ल का। उसके बाद है लैक्टिक अम्ल इसका स्रोत की बात की जाए तो दही होता है। इसका स्रोत सबसे सर्वाधिक यानी कि सबसे महत्वपूर्ण स्रोत में आएगा दही के बाद छाछ और पनीर, यानी कि दूध से जितने सारे बने होते हैं उसे दूध से जितने सारे पदार्थ बने होते हैं वो लैक्टिक अम्ल उसमें पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल के जमाव से, ये जो लाइन बता रहे हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो लैक्टिक अम्ल है उसी के जमाव से मांसपेशियों में थकान और दर्द होता है। इसी अम्ल के कारण ही हमारे जो जोड़ होते हैं या जहाँ पे मांसपेशियां थक जाती हैं, यानी कि दौड़ने के बाद या ज्यादा काम करने के बाद थकान महसूस होता है, किसके कारण? तो लैक्टिक अम्ल वहां पे जम जाता है। दही का खट्टापन इसी अम्ल के कारण होता है, यानी कि दही का जो खट्टापन होता है ये भी लैक्टिक अम्ल के कारण ही होता है। साइट्रिक अम्ल, उसके बाद है साइट्रिक अम्ल का स्रोत की बात की जाए तो इसका स्रोत खट्टे फल हो जाएंगे, जैसे नींबू, संतरा, मौसमी। इसमें कौन से अम्ल पाया जाता है? नींबू, संतरा, मौसमी में तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। सिरका का मुख्य घटक एसिटिक एसिड होता है। सिरका का मुख्य घटक क्या होता है? तो एसिटिक एसिड होता है, जो इसके विशिष्ट गंध और तीखे स्वाद के लिए जिम्मेदार है। एसिटिक एसिड को एथेनोइक एसिड भी कहा जाता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इससे एसिटिक एसिड को क्या कहा जाता है? तो एथेनोइक एसिड भी कहा जाता है, जो कि एक रंगहीन तरल कार्बनिक यौगिक है। यह किस प्रकार का यौगिक है? तो यह एक रंगहीन और तरल कार्बनिक यौगिक है। सिरका किण्वन प्रक्रिया के माध्यम से तैयार किया जाता है। जो सिरका होता है किस प्रक्रिया के माध्यम से तैयार किया जाता है? तो किण्वन प्रक्रिया के माध्यम से तैयार किया जाता है। विभिन्न प्रकार के सिरकों में अम्लता के अलग अलग स्तर होने के कारण उनका स्वाद भी भिन्न भिन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलियां विशिष्ट रूप से पाई जाती हैं। जो कलियां होती हैं वह कहाँ पे पाई जाती हैं विशिष्ट रूप से? तो यह दोनों पत्तियों के आधार एवं शाखाओं के सिरे पर पाई जाती हैं। कलियां पत्तियों के आधार और शाखाओं के सिरों पर छोटे ऊर्ध्व के रूप में पाई जाती है। जहां कलियां स्थित होती हैं उस भाग को नोड्स कहा जाता है। जहां कलियां स्थित होती हैं उस भाग को क्या कहा जाता है? उस भाग को नोड्स कहा जाता है, तथा दो नोड्स के बीच के क्षेत्र को इंटरनोड कहा जाता है। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि दो नोड्स के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो इंटरनोड कहा जाता है। एक कली से शाखाएं, नए अंकुर या फूल सभी विकसित हो सकते हैं। इसमें पुष्पीय या वनस्पति के दोनों प्रकार की कलियां होती हैं, जो पौधे की वृद्धि और लैंगिक प्रजनन के लिए आवश्यक होती है। किसके लिए? लैंगिक प्रजनन और वृद्धि के लिए आवश्यक होती है। नेक्स्ट है कि इशिहारा टेस्ट किससे संबंधित है? इशिहारा कौन सा टेस्ट है? इशिहारा टेस्ट किससे संबंधित है? तो यह रंग अंधता से संबंधित है। किससे संबंधित हो जाएगा? रंग अंधता से संबंधित हो जाएगा। यह वर्णनाध्यता के लिए एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। यह किस प्रकार का टेस्ट है? तो यह एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। यह एक रंगीन गोलाकार बिंदुओं से बना
कलर कार्ड होता है जिसमें एक पैटर्न बना होता है। यह पैटर्न आमतौर पर कोई अंक या अक्षर होते हैं। ये पैटर्न जो होते हैं वो आमतौर पर क्या होते हैं, तो कोई अक्षर या अंक होते हैं जिन्हें परीक्षण के दौरान ढूंढना होता है। इस टेस्ट से लाल हरा रंग दृष्टिहीनता का पता लगाया जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस टेस्ट से कौन सी रंग की दृष्टिहीनता का पता लगाया जाता है, तो लाल और हरा रंग दृष्टिहीनता का पता लगाया जाता है। इस टेस्ट की शुरुआत 1900 के दशक के प्रारंभ में एक भूतपूर्व सैन्य सर्जन डॉक्टर शिनोबु इशिहारा द्वारा सैनिकों की रंग पहचानने की कमी के संबंध में परीक्षण करते हुए की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, तो डॉक्टर शिनोबु इशिहारा के द्वारा इस टेस्ट को सबसे पहले किया गया था। और कब किया गया था, तो 1900 के दशक में किया गया था। चल इसमें यहाँ पे मेंशन नहीं है, सिर्फ दशक ही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक संधारित्र का प्रतिघात होता है। जो एक संधारित्र होता है उसका प्रतिघात किसके बराबर होता है, तो आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो संधारित्र का प्रतिघात होता है वह आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती होता है। संधारित्र की प्रतिघात धारिता और आवृत्ति दोनों के व्युत्क्रमानुपाती होती है। संधारित्र की जो प्रतिघात होती है वह धारिता और आवृत्ति दोनों के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसका मात्रक ओम होता है। संधारित्र का प्रतिघात का मात्रक क्या होता है, तो ओम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पेड़ के तने में मृदा सतह से 1 मीटर दूरी पर एक कांटी ठोकी जाती है। तो 2 वर्ष बाद वह कांटी कहाँ रहेगी, तो उसी जगह पर ही रहेगी। क्योंकि जो हम लोग का जो आकार बढ़ता है वह ऊपर की तरफ है, यानी कि पार्श्व गति करता है। और ये जो पेड़ पौधे होते हैं पेड़ पौधों का आकार यानी कि एक बार वलय के आधार पे बनता है। यानी कि एक वलय यहाँ पे बनेगा, फिर उसके बाद दूसरा वलय बनेगा, उसके बाद तीसरा वलय, इसी तरह वलयकार यानी कि इनका आकार जो होता है वलयकार होता है। और वलय के आधार पर इनका आकार को डिसाइड ही किया जाता है। तो और हम लोग का यानी कि अगर हम लोग का आकार की बात करें, तो अगर बचपन में सर यहाँ पे है तो जवान होने पे यानी कि वयस्क होने पे सर और ऊपर चला जाता है। लेकिन इनमें जो पेड़ पौधे होते हैं इनमें उस तरह नहीं होता है। अगर एक वलय यहाँ पे बन गया तो यहाँ पे अगर हम लोग कांटी ठोकेंगे तो इसके ऊपर दूसरा वलय बनेगा, लेकिन यह कांटी ऊपर नहीं जाएगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, उसी जगह पे रहेगी। एक पेड़ के तने में मृदा सतह से 1 मीटर दूरी पर कांटी ठोकी जाती है, तब वह उसी जगह पर रहेगी। किस जगह पे, उसी जगह पे रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइटोप्लास्ट के अंदर प्रकाश संश्लेषण की अंधेरी अभिक्रिया का वास्तविक स्थल होता है। तो अंधेरी अभिक्रिया का वास्तविक स्थल की बात किया जाए तो यह एस्टोमा में होता है। कहाँ पे होता है, यह एस्टोमा में होता है। प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक की अभिक्रिया यानी कि अंधेरी अभिक्रिया हरित लवक के एस्टोमा में होती है, जबकि प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया हरित लवक के ग्रेना में होती है। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि जो अप्रकाशिक अभिक्रिया है हरित लवक के किस भाग में होती है, तो हरित लवक के एस्टोमा में होती है। और वहीं अगर ये बात की जाए कि प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया हरित लवक के किस भाग में होती है, तो यह ग्रेना में होती है। अप्रकाशिक अभिक्रिया को प्रकाश स्वतंत्र अभिक्रिया या केल्विन चक्र के रूप में संदर्भित किया जाता है। इनका लक्ष्य कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन को ऐसे रूप में स्थिर करना है जिसका उपयोग ग्लूकोज जैसे कार्बोहाइड्रेट यानी कि शर्करा बनाने के लिए किया जा सके। नेक्स्ट है कि वनस्पतिक तेल को वनस्पति घी में हाइड्रोजनीकरण हेतु उपयोग आने वाला उत्प्रेरक है। तो कौन सा उत्प्रेरक है जो वनस्पति तेल को वनस्पति घी में हाइड्रोजनीकरण हेतु उपयोग में लाया जाता है, तो यह निकेल हो जाएगा। पर क्या हो जाएगा, निकेल हो जाएगा। निकेल की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण द्वारा वनस्पति घी बनता है। निकेल की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण द्वारा वनस्पति घी बनता है। वनस्पति यहाँ पे अभिक्रिया यह है कि वनस्पति तेल और हाइड्रोजन की अभिक्रिया कराया जाएगा किसकी उपस्थिति में, तो उत्प्रेरक है वह निकेल हो जाएगा। निकेल की उपस्थिति में अगर अभिक्रिया कराई जाती है तो वनस्पति घी प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, वनस्पति घी प्राप्त होगा। सभी तेलों में असंतृप्त और संतृप्त दोनों प्रकार के फैटी एसिड होते हैं। निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण करने से संतृप्त वसा में परिवर्तित हो जाती है। जो असंतृप्त वसा है वह किस वसा में परिवर्तित हो जाती है, तो वह संतृप्त वसा में परिवर्तित हो जाती है तथा हाइड्रोजनीकरण तेल कम तापमान पर जम जाता है। इस प्रकार वनस्पति घी प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं लोग कि निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। इलेक्ट्रोफाइल इनमें से कौन नहीं है, तो जो सोडियम आयन है यह इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। सोडियम आयन क्या है, तो इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। बाकी ये सब BF3 और हाइड्रोजन आयन ये सब क्या है, तो इलेक्ट्रोफाइल है।
उपयुक्त में से सोडियम, जो सोडियम है इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। सोडियम क्या है? तो यह इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन की कमी वाले परमाणु होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल कौन होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन की कमी वाले परमाणु होते हैं। यहाँ पे डबल होते हो गया है तो ये काट देंगे। जो न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रॉन युग्म में प्राप्त करते हैं। सोडियम के परमाणु में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सोडियम के परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अतः यह स्थिर निष्क्रिय गैसीय विन्यास प्राप्त करने हेतु एक इलेक्ट्रॉन युग्म का त्याग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक परबल विद्युत अपघट्य की चालकता होती है तो तनुकरण पर घटती है। तनुकरण पे चालकता क्या होती है? तो घट जाती है। दुर्बल एवं प्रबल दोनों प्रकार के वैद्युत अपघट्यों की सांद्रता घटाने पर तनुकरण चालकता सदैव घटती है। इस तथ्य से व्याख्या की जा सकती है कि तनुकरण करने पर प्रति इकाई आयतन में विद्युत धारा ले जाने वाले आयनों की संख्या घट जाती है। वैद्युत अपघट्य की सांद्रता में परिवर्तन के साथ साथ चालकता एवं मोलर चालकता दोनों में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट है कि दो तरलों ए तथा बी को मिलाने पर आदर्श तरल प्राप्त करने के लिए मिश्रण की तापीय धारिता शून्य होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? जो मिश्रण की तापीय धारिता होती है वह शून्य होनी चाहिए दो तरलों को मिलाने पर आदर्श तरल प्राप्त करने के लिए। राउल्ट के नियम के अनुसार दो तरल पदार्थों को मिलाकर एक आदर्श घोल बनाने में मिश्रण पर एंथैल्पी परिवर्तन या तापीय धारिता जिसे डेल्टा एच के रूप में दर्शाया जाता है। जिसे किस रूप में दर्शाया जाता है? तो डेल्टा एच के रूप में दर्शाया जाता है। शून्य होती है। इसका अर्थ है कि ऊष्मा का कोई शुद्ध अवशोषण या उत्सर्जन नहीं होता है। यह एक ऊर्जा तटस्थ प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यकृत में भंडारित होते हैं तो इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उनमें से कोई नहीं। यकृत यानी कि लीवर मुख्य रूप से वसा में घुलनशील विटामिन यानी कि वसा में कौन कौन से विटामिन घुलनशील होते हैं? तो ए, डी और ई और के को संग्रहित करता है। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के को ही संग्रहित करता है लीवर। हालांकि विटामिन बी12 है, इसका रासायनिक नाम की बात की जाए तो कोबालामाइन होता है। बी12 का नाम क्या होता है? कोबालामाइन होता है। बी12 का 50% यकृत द्वारा संग्रहित किया जाता है, जो कि विटामिन बी का एक प्रकार है। जो विटामिन बी12 है यह विटामिन बी का एक प्रकार है, लेकिन यह विटामिन सी को संग्रहित नहीं करता है। अतः विकल्प डी सही उत्तर है। इस ऑप्शन में यानी कि सी दिया गया है तो आपका सी जो है वह सी विटामिन उसे लीवर संग्रहित नहीं करता। और यहाँ से अगर बात की जाए कि जल में घुलनशील कौन कौन से विटामिन होते हैं तो जल में घुलनशील विटामिन का आपका सूत्र होता है WBC। होता है आपका वाटर में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है? तो बी होता है और सी होता है। कौन कौन से होते हैं? बी और सी, ये जल में घुलनशील विटामिन है। मलेरिया के लिए कुनैन एक सामान्य दवा है। एक पौधे से प्राप्त होती है। यह दवा किस भाग से प्राप्त होती है? यहाँ से देख लीजिए कि बीपीएससी किस तरह का क्वेश्चन बनाया है। बहुत ही छोटे-मोटे एग्जाम में दरोगा हो गया या यानी कि बीपीएससी, पीसीएस और यूपीएससी लेवल से नीचे के एग्जाम में आते हैं तो हमें बस यही क्वेश्चन देखने को मिलता है कि मलेरिया के उपचार में कौन सी दवा का उपयोग किया जाता है? तो कुनैन का यानी कि बेसिक से दवाओं से बनाया जाता है। तो बस वहाँ से वैसे क्वेश्चन बनता है। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा जाए कि कुनैन के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? कुनैन जो पौधा है इसे किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो तने की छाल से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है? तने की छाल से प्राप्त किया जाता है। कुनैन एक सफेद क्रिस्टलीय एल्कलाइड है जो सिंकोना के पेड़ जो कौन सा पेड़ है? तो सिंकोना के पेड़ की छाल से प्राप्त की जाती है। यह मलेरिया की पारंपरिक रूप से प्रयोग की जाने वाली दवा है। जो दक्षिण अमेरिकी पेड़ सिंकोना की छाल में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। मलेरिया का संक्रमण प्लाज्मोडियम में फाल्सीपेरम परजीवी से संक्रमित एनोफिलीज मच्छर से फैलता है। किससे फैलता है? तो एनोफिलीज मच्छर से फैलता है। और परजीवी कौन सा होता है? तो प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम प्लाज्मोडियम होता है। नेक्स्ट है कि हल्दी पौधा किस भाग से हल्दी पाउडर प्राप्त होता है? यहाँ पे भी थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया कि हल्दी का पौधा जो होता है वो हल्दी का पौधा से इस भाग से हल्दी पाउडर प्राप्त होता है। तो सूखा आधार से प्राप्त होता है। किससे? सूखा आधार से प्राप्त होता है। हल्दी का पाउडर हल्दी पौधे के सूखे प्रकंद या आधार से प्राप्त किया जाता है। हल्दी करकुमा लुंगा, इसका साइंटिफिक नाम क्या होता है हल्दी का? तो करकुमा लुंगा जिंजीबेरेसी परिवार का सदस्य है। जो हल्दी है वह किस परिवार का सदस्य है? तो जिंजीबेरेसी परिवार का सदस्य है, जिसमें अदरक, इलायची और गैलंगल भी शामिल है। यानी कि जिंजीबेरेसी परिवार
में सदस्यों की बात किया जाए तो अदरक भी इसी परिवार का सदस्य है और इलायची और गैलेंगल भी इसी परिवार का सदस्य है। हल्दी में कैंसर रोधी, जीवाणु रोधी, कवक रोधी, एंटीऑक्सीडेंट और सूजन रोधी गुण पाए जाते हैं। इसमें कैंसर रोधी, जीवाणु रोधी, कवक रोधी, एंटीऑक्सीडेंट और सूजन रोधी गुण पाए जाते हैं। हल्दी से प्राप्त चमकीले पीले रंग का खाद्य पदार्थों में, वस्त्रों और पेंट्स के रंग के लिए तथा प्रयोगशालाओं में पीएच संकेत के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भौतिक रूप में किस प्रकार हाइड्रोजन को भंडारित किया जाता है? भौतिक रूप में किस प्रकार हाइड्रोजन को भंडारित किया जाता है? तो हाइड्रोजन गैस के संपीड़न से, हाइड्रोजन गैस को संपीड़ित करके इसे भंडारित किया जाता है। दिए गए विकल्पों में से हाइड्रोजन को संपीड़ित करना हाइड्रोजन गैस के भंडारण की एक विधि है। इस विधि में संपीड़ित हाइड्रोजन गैस को गैसीय अवस्था में ही कंपोस्ट ओवररैप्ड प्रेशर वेसल से यानी कि सीओपीवी में भंडारित किया जाता है। यहाँ से ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि किससे किसमें भंडारित किया जाता है हाइड्रोजन को? तो सीओपीवी में भंडारित किया जाता है। हाइड्रोजन को तरल और गैस दोनों ही रूपों में भंडारित किया जा सकता है। जो हाइड्रोजन है उसे तरल और गैस दोनों ही रूपों में भंडारित किया जा सकता है। इसके भंडारण की 4 मुख्य विधियां हैं। हाइड्रोजन को भंडार करने की कितनी मुख्य विधियां हैं? तो 4 हैं। कितनी है? 4 मुख्य विधियां हैं। पहला है संपीड़ित हाइड्रोजन भंडारण, दूसरा है भूवैज्ञानिक भंडारण, तीसरा है द्रवीकृत हाइड्रोजन भंडारण, चौथा है पदार्थ आधारित भंडारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब एक टेलीस्कोप के अधिदृश्यक लेंस का व्यास बढ़ता है, क्या बढ़ता है? व्यास बढ़ता है, तब टेलीस्कोप की विभेदन क्षमता क्या होती है? तो विभेदन क्षमता बढ़ जाती है। रेले के निकष के अनुसार विभेदन क्षमता कितना होता है? तो डी बाई 1.22 डेल्टा कितना होता है? तो डी बाई 1.22 डेल्टा, जहां डी क्या है? तो डी अभिदृश्यक लेंस का व्यास है और तथा लैम्डा क्या है? तो प्रकाश की तरंग दर है। प्रकाश की तरंग दर को लैम्डा में दर्शाया जाता है। इस प्रकार विभेदन क्षमता लेंस के व्यास पर निर्भर करती है। ये इंपॉर्टेंट है कि जो विभेदन क्षमता है वह किससे पे निर्भर करती है? तो लेंस के व्यास पर निर्भर करती है और लेंस के व्यास को बढ़ाने पर विभेदन क्षमता बढ़ जाएगी। क्योंकि लेंस को प्राप्त प्रकाश की मात्रा भी बढ़ जाती है बढ़ जाती है। विभेदन क्षमता किसी दूरदर्शक की पास स्थित दो दूर की वस्तुओं के 2 अलग-अलग सुस्पष्ट प्रतिबिंब बनाने के सामर्थ्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर वायु में जलने की तुलना 100 डिग्री सेल्सियस पर स्थित वाष्प में जलना क्या होगा? तो ज्यादा वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के कारण ज्यादा खतरनाक है। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। 100 डिग्री सेल्सियस के उबलते पानी की तुलना में उसी तापमान की भाप से जलना ज्यादा वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के कारण अधिक खतरनाक होता है। यानी कि यहाँ से ये बात कह रहा है कि जो 100 डिग्री सेल्सियस से पानी जो होता है, यानी कि पानी उबलता है कितने डिग्री सेल्सियस पे? तो 100 डिग्री सेल्सियस से उबलता है। और जो भाप होता है, अगर उसको 100 डिग्री सेल्सियस पे रखा जाए और उस पे यानी कि किसी व्यक्ति या किसी को भी जलाया जाता है, तो सबसे खतरनाक क्या होगा? तो जो वाष्प होगा वो खतरनाक होगा। जो भाप होगा यानी कि भाप होगा वो ज्यादा जलना खतरनाक होगा, क्योंकि उसमें गुप्त ऊष्मा है। जैसे रोटी जो होता है, वो रोटी जब आप लोग कभी खाते होंगे या फूलता है, अगर उंगली में चला जाता है तो बहुत खतरनाक तरीके से जलन करता है। तो जो रोटी होता है उसके अंदर ही वही होता है, यानी कि गुप्त ऊष्मा होता है, जो पानी की विशिष्ट ऊष्मा की तुलना में बहुत अधिक होती है। यानी कि जो गुप्त ऊष्मा है वह पानी की ऊष्मा की तुलना में बहुत अधिक होती है। वाष्पीकरण एक ऊष्मा शोषी प्रक्रिया है। यहाँ से भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि जो वाष्पीकरण है वह एक प्रकार की ऊष्मा शोषी प्रक्रिया है, जिसमें जल के अणुओं को गैसीय अणुओं में परिवर्तित करने के लिए अधिक ऊष्मा को अवशोषित किया जाता है। नेक्स्ट है कि हल्के बुलेट प्रूफ हेलमेट तथा आवरण अपने निर्माण में निम्न में से किस फाइबर का उपयोग करते हैं? तो केवलार का उपयोग किया जाता है। हल्के बुलेट प्रूफ हेलमेट बनाने तथा आवरण अपने निर्माण करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो केवलार फाइबर का उपयोग किया जाता है। बुलेट प्रूफ हेलमेट और जैकेट आदि के निर्माण में केवलार का उपयोग किया जाता है, जो एक बहुलक फाइबर है। इसे पैरा एरामीड के नाम से भी जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है कि जो केवलार है इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे पैरा एरामीड के नाम से भी जाना जाता है तथा यह एक ऊष्मा प्रतिरोधी और अत्यधिक शक्तिशाली सिंथेटिक बहुलक है। केवलार की रासायनिक संरचना में अनेक अंतर श्रृंखला बंधे होते हैं, जो हाइड्रोजन बंध के साथ साथ जुड़े होते हैं। यहाँ पे होते होगा, जो इसे स्टील से 10 गुना अधिक मजबूती बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुंबकीय बल के मापन की इकाई क्या है?
चुंबकीय बल के मापन की इकाई क्या होती है? तो टेस्ला होती है। क्या होती है? टेस्ला होती है। चुंबकीय बल को मापने के लिए एसआई मात्रक, यहाँ पे एसआई होना चाहिए, एसआई मात्रक के रूप में टेस्ला टेस्ला का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? टेस्ला का प्रयोग किया जाता है। ये जो टेस्ला है यह मात्रक है और ये एक जो टेस्ला है वह कंपनी यानी कि एलन मस्क की वह कंपनी है टेस्ला। ये टेस्ला नहीं है, ये मात्रक है। चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय फ्लक्स के घनत्व, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का मात्रक वेबर वेबर पर मीटर वेबर प्रति मीटर या टेस्ला टेस्ला या न्यूटन एम्पियर मीटर होता है। इसका मात्रक की बात किया जाए तो वेबर प्रति मीटर या टेस्ला या न्यूटन एम्पियर मीटर होता है, अथवा एक टेस्ला बराबर एक वेबर प्रति मीटर। एक वेबर प्रति मीटर बराबर आपका 10,000 गॉस होगा। कितना होगा? 10,000 गॉस होगा। सीजीएस प्रणाली में चुंबकीय क्षेत्र की एक छोटी इकाई गॉस में मापी जाती है, जिसे हम प्रति के जी द्वारा दर्शा सकते हैं। यहाँ पे भी गलती दिया गया है, दर्शा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मलेरिया फैलाने के अतिरिक्त मलेरिया फैलाने के अतिरिक्त एनोफिलिस मच्छर वाहक होते हैं। तो इनमें से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं लोग, व्याख्या में दिया होगा कि कौन कौन से वाहक के यानी कि मलेरिया के अलावा और ये कौन कौन से बीमारी फैला सकते हैं। एनाफिलिस मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। यह डेंगू, फाइलेरिया और इंसेफेलाइटिस से रोगों का वाहक नहीं है। यानी कि जो एनाफिलिस मच्छर है यह डेंगू, फाइलेरिया और इंसेफेलाइटिस से रोगों का वाहक नहीं है। डेंगू जो एडिज मच्छर से जो डेंगू होता है वह किस मच्छर से होता है? तो यह एडिज मच्छर से। फाइलेरिया सर्वव्यापी मच्छर प्रजाति यानी कि क्यूलेक्स से किवेंग के फैसी आर्ट से और मैनसोनिया एनुलिफेरा या एम यूनिफॉर्मी से तथा इंसेफेलाइटिस से क्यूलेक्स मच्छर प्रजातियों से फैलता है। नोट पॉइंट दिया गया कि यद्यपि आयोग द्वारा उत्तर सी माना गया कि तू सही उत्तर डी है, यानी कि बीपीएससी के द्वारा कौन सा उत्तर माना गया था? तो सी माना गया था, यानी कि एंसेफेलाइटिस फाइलेरियासिस से इसके वाहक होते हैं, यानी कि एनाफिलिस मच्छर एंसेफेलाइटिस एवं फाइलेरियासिस से के वाहक होते हैं। लेकिन वह क्या है? तो वह आंसर गलत है, यानी कि सी नंबर गलत है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किसी व्यक्ति के रक्त समूह का निर्धारण होता है। तो किसी व्यक्ति का जो रक्त समूह का निर्धारण होता है वह इसका यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं इसका सही आंसर हो जाएगा। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति से नहीं होता है, डब्ल्यूबीसी या आरबीसी के संयोजन से भी नहीं होता है, आरबीसी के आकार से भी नहीं होता है। व्याख्या में हम लोग को पता चल जाएगा किससे होता है। तो किसी व्यक्ति का रक्त समूह उनके लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर मौजूद एंटीजन से होता है। किससे होता है? कि आरबीसी जो होती है उसके सतह पर मौजूद एंटीजन होता है, उससे किसी व्यक्ति का रक्त समूह का पता लगता है। रक्त के दो प्रमुख वर्गीकरण है, ABO प्रणाली। कौन सी प्रणाली है? पहली प्रणाली है ABO प्रणाली और दूसरी है RS प्रणाली। 4 रक्त समूह, एक होता है ब्लड ग्रुप A, दूसरा B, तीसरा ABO और चौथा आपका O होता है, यानी कि ये शून्य होता है। इनमें से प्रत्येक या तो RH पॉजिटिव या RH नेगेटिव होगा, यानी कि इन्हें 4 ब्लड ग्रुप है, इनमें से जो है ये दो ही हो सकते हैं, या तो RH पॉजिटिव हो सकते हैं या RH नेगेटिव हो सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सरे का एक गुण यह है कि उन्हें विशेषित किया जा सकता है। क्वेश्चन कर रहा है कि एक्सरे जो होता है उसका एक वह भी गुण है कि उन्हें विशेषित किया जा सकता है। तो एक्सरे को विशेषित नहीं किया जाता, यानी कि इन चुंबकों के द्वारा या विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों के द्वारा या केवल विद्युत क्षेत्र से या केवल चुंबकीय क्षेत्र से उसे विशेषित नहीं किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। एक्सरे विद्युत चुंबकीय विकिरण की लघु तरंगे उच्च ऊर्जा रूप है। यह जो एक्सरे है वह विद्युत चुंबकीय विकिरण के लघु तरंग है और उच्च ऊर्जा रूप है, जिनमें द्रव्यमान या आवेश नहीं होता है। इनमें ना ही द्रव्यमान होता है और ना ही आवेश होता है। अतः उनका व्यवहार इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन जैसे कणों से अलग होता है। अतः एक्सरे किरणों को विद्युत और चुंबकीय दोनों क्षेत्रों से विक्षेपित नहीं किया जा सकता है। विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र अन्य आवेशित कणों पर और चुंबकीय द्विध्रुवों पर बल लगाते हैं तथा विद्युत चुंबकीय विकिरण तरंगे इनसे अप्रभावित रहती हैं। जो विद्युत चुंबकीय विकिरण होती है इनसे क्या रहती है? तो अप्रभावित रहती है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन छाया की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार है, यानी कि इनमें से कौन है जो छाया बनाता है, छाया की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार है? तो प्रकाश का रेखीय जो प्रसार है वह छाया की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार है इनमें से। बाकी ध्रुवीकरण, विवर्तन, व्यतिकरण ये सब छाया की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार नहीं है। छाया का निर्माण, प्रकाश के ऋजुरेखीय प्रसार
ऋजु रेखीय प्रसार के कारण होता है। जो छाया का निर्माण होता है वो प्रकाश के किस प्रसार के कारण होता है? तो ऋजु रेखीय प्रसार के कारण होता है। जब किसी प्रकाश स्रोत के मार्ग में कोई अपारदर्शी अपारदर्शी वस्तु रख दी जाती है तो प्रकाश उस वस्तु को पार नहीं जा पाता है। यानी कि अगर एक प्रकाश स्रोत के मार्ग में कोई अपारदर्शी वस्तु रख दी जाती है तो प्रकाश जो होता है वह उससे वस्तु को के पार नहीं जा पाता है। तब वस्तु के विपरीत दिशा में काले रंग की आकृति दिखाई देती है जिसे छाया कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है? तो उसे छाया कहते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस बीज का उपयोग अभियांत्रिकी कृत हीरो के उत्पादन में होता है। यानी कि इनमें से किसके द्वारा हीरो का उत्पादन किया जाता है? तो जो ग्रेफाइट होता है इससे हीरो का उत्पादन किया जाता है। ग्रेफाइट से किसका उत्पादन किया जाता है? तो हीरा का उत्पादन किया जाता है। मानव निर्मित हीरे जिन्हें अभियांत्रिकृत या सुसंस्कृत हीरे के रूप में भी जाना जाता है। जो मानव के द्वारा हीरे बनाए जाते हैं उसे किस रूप में जाना जाता है या क्या कहा जाता है? तो अभियांत्रिकृत या सुसंस्कृत हीरे के रूप में भी जाना जाता है। उन्नत तकनीकी माइक्रोवेव प्लाज्मा प्रक्रियाओं का उपयोग करके अत्यधिक नियंत्रित प्रयोगशाला वातावरण में उगाए जाते हैं जिसमें बीज के लिए ग्रेफाइट कार्बन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार उत्पादित हीरे रासायनिक, भौतिक और प्रकाशिक रूप से खनन किए गए हीरे के ही समान होते हैं। यानी कि उनमें और जो प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं उनमें बहुत ज्यादा समानता होती है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक एम में कोई वस्तु है किलोग्राम भार एवं सी कूलम्ब आवेश वाला इलेक्ट्रॉन स्थिर अवस्था से भी वोल्ट के विभवांतर से गति करता है। यहाँ पे विभवांतर होना चाहिए। विभवांतर से गति करता है तब उसकी अंतिम ऊर्जा जूल में होगी। तो उसकी अंतिम ऊर्जा कितना हो जाएगी? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। उसकी अंतिम ऊर्जा कितनी हो जाएगी? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। किसी कण को विभवांतर भी में गति करने पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा को निम्नलिखित सूत्र से निकाला जा सकता है। इसका सूत्र क्या होता है इस एनर्जी का? तो एनर्जी बराबर इस ई आपका किससे डिनोट करता है? तो एनर्जी को, और ई बराबर क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। जहाँ ई क्या है? तो इलेक्ट्रॉन का आवेश यानी कि कूलॉम। यह जो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है वो किसमें होता है? तो कूलॉम में होता है। उसके बाद भी किससे डिनोट करता है? तो यह विभवांतर को डिनोट करता है और यह किसमें होता है? तो यह वोल्ट में होता है। विभवांतर भी का अर्थ है कि कूलम्ब आवेश ई पर कार्य किया जा रहा है। इस कार्य का परिणाम इलेक्ट्रॉन के पास ऊर्जा के रूप में होता है। इस कार्य का परिणाम इलेक्ट्रॉन के पास ऊर्जा के रूप में होता है। जब एक आवेश ई को वोल्ट भी का विभवांतर दिया जाता है तो उसे जूल ऊर्जा मिलती है। जब एक आवेश को वोल्ट का विभवांतर यानी कि भी वोल्ट का विभवांतर दिया जाता है तो उसे जूल ऊर्जा मिलती है। इसलिए इलेक्ट्रॉन की अंतिम ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा? तो ई इक्वल टू ईवी हो जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, जूल होगी। उसके बाद है नेक्स्ट कि जब टीके के द्वारा शरीर में एंटीजन प्रवेश करता है। जब टीके के द्वारा शरीर में एंटीजन प्रवेश करता है तब संक्रमण से लड़ने के लिए एंटीबॉडी की उत्पत्ति होती है। एंटीबॉडी की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है? तो केवल बी कोशिकाओं के द्वारा होती है। किसके द्वारा? केवल बी कोशिकाओं के द्वारा एंटीबॉडी की उत्पत्ति होती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। शरीर प्रतिरक्षात्मक तंत्र में लिम्फोसाइट्स दो प्रकार की होती है। लिम्फोसाइट्स कितने प्रकार की होती है? तो यह दो प्रकार की होती है जिन्हें बी कोशिका एवं टी कोशिका कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? तो बी कोशिका और टी कोशिका कहते हैं। बी कोशिकाएं जैसे ही एंटीजन की पहचान करती हैं वे प्लाज्मा कोशिकाएं और मेमोरी बी कोशिकाओं का उत्पादन करती हैं तथा बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने के लिए एंटीबॉडी बनाती है। ये एंटीबॉडी वाई आकार के प्रोटीन होते हैं। ये किस आकार के होते हैं? तो ये वाई आकार के प्रोटीन होते हैं जो प्रत्येक रोगजनक के लिए विशिष्ट होते हैं। वहीं टी कोशिकाएं शरीर की उन कोशिकाओं को नष्ट करने का कार्य करती हैं जो वायरस से प्रभावित हो गई हैं। जो टी कोशिकाएं होती हैं उनका कार्य क्या होता है? तो उनका कार्य होता है कि शरीर की उन कोशिकाओं को नष्ट करने का कार्य करती हैं जो वायरस से प्रभावित हो गई हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? निम्न में से कौन सा इनमें से विटामिन है जो पानी में घुलनशील है? हम आप लोग को हर वीडियो में बताते हैं। इसका एक बहुत अच्छा ट्रिक है WBC। डब्ल्यू से आपका वाटर हो जाएगा और बी और सी यानी कि ये जो विटामिन बी और सी है यही पानी में घुलनशील विटामिन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं यानी कि इस ऑप्शन में कोई भी बी सी नहीं दिया गया है। व्याख्या देखते हैं लोग कि विटामिन बी और सी के कुछ रूप है।
जल में घुलनशील होते हैं। इसके कुछ रूप ही जल में घुलनशील होते हैं, वहीं अन्य विटामिन जैसे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के वसा में घुलनशील विटामिनों की श्रेणी में आते हैं। यानी कि यह जो विटामिन है, यह किसमें घुलनशील होते हैं? तो वसा में घुलनशील होते हैं। जल में घुलनशील विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होते हैं। जो जल में घुलते हैं या जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं वह शरीर में भंडारित नहीं होते हैं। केवल बी ट्वेल्व के अतिरिक्त यह लीवर में भंडारित होता है। वसा में घुलनशील विटामिन शरीर में वसा के साथ अवशोषित और संग्रहित होते हैं। जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं वे शरीर में वसा के साथ अवशोषित और संग्रहित होते हैं, यानी कि जमा होते हैं। इस प्रकार हम लोग का साइंस का सेक्शन समाप्त होता है और अब हम लोग बिहार स्पेशल का रिवीजन करते हैं लोग। सबसे पहले इसमें क्वेश्चन कर रहा है कि यानी कि 107 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो बिहार के किस जिले में, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा करंट अफेयर है कि बिहार के किस जिले में विश्व प्रसिद्ध चित्रांकन मिलता है। विश्व प्रसिद्ध चित्रांकन मिलता है तो मधुबनी। और इस चित्रांकन का नाम क्या है? तो मधुबन। ऐसे चित्रांकन का नाम क्या है कि मिथिला पेंटिंग या मधुबनी पेंटिंग के नाम से भी जाना जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मधुबनी। बिहार के मधुबनी जिले में विश्व प्रसिद्ध चित्रांकन मिलता है। मधुबनी चित्रकला पारंपरिक रूप से मधुबनी शहर के आसपास के गांव की महिलाओं द्वारा की जाती है। इसे मिथिला पेंटिंग भी कहा जाता है। इसे चित्रकारी की विशेषता इसके चटकीले और विषम रंगों से भरे रेखा चित्र और आकृतियां हैं। सामान्यतः मधुबनी कला का जन्म कोहबर से हुआ है। सामान्यतः इस कला का जन्म कहाँ से हुआ है? तो कोहबर से हुआ है। कोहबर का चित्रण वर वधु के कमरे को सजाने के लिए और उसमें पूजा करने के लिए दीवार में चित्रित किया जाता है। यह विवाह के समय औरतों द्वारा बनाया जाता है। इनमें मुख्य रूप से पेड़ पौधे, फूलों, पक्षियों और जानवरों के पूजन आदि के चित्र बनाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त मधुबनी कला में लक्ष्मी गणेश, कृष्ण राधा, राम सीता और शिव पार्वती आदि देवताओं के भी चित्र बनाए जाते हैं। यहाँ से ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि इसमें कौन कौन से भगवान के चित्र बनाए जाते हैं, इसका जो निर्माण हुआ है, इसका निर्माण कहाँ से हुआ था? तो जो मधुबनी कला है इसका निर्माण कोहबर से हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लोग। नेक्स्ट है कि 2019-20 में बिहार के जीएसडीपी में किसका 60.2% हिस्सा था? यानी कि 2019-20 का करंट यहाँ पे पूछ रहा है कि 2019-20 में बिहार के जीएसडीपी में किसका 60.2% हिस्सा था? तो सेवा क्षेत्र का था। कितना प्रतिशत था सेवा क्षेत्र का? तो 60.2% था। वित्तीय वर्ष 2019-20 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि जीएसडीपी में सेवा क्षेत्र का 60.2% कितना 60.2% हिस्सा था। जबकि जीएसडीपी में कृषि क्षेत्र का 20% और वहीं कृषि क्षेत्र की बात की जाए तो 20% एवं विनिर्माण क्षेत्र का 20% रहा। यानी कि कृषि क्षेत्र का भी 20% रहा और विनिर्माण क्षेत्र का भी 20% रहा। राज्य सकल घरेलू उत्पाद में तृतीय क्षेत्र यानी कि सेवा क्षेत्र 2013-14 के 57.3% से बढ़कर 2019-20 में 60.2% हो गया है। 2013-14 में कितना था? तो 57.3% था और वहीं 2019-20 में कितना हो गया है? तो 60.2% है। वहीं 2013-14 और 2019-20 के बीच सकल राज्य के मूल्यवर्धन में तृतीय के क्षेत्र में दो उपक्षेत्रों का हिस्सा उल्लेखनीय ढंग से बढ़ा है, जिनमें पथ परिवर्तन का हिस्सा 4.4 से 5.9% और अन्य सेवाओं का 10.5% से बढ़कर 13.8% हुआ है। नेक्स्ट है कि बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है? बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो यह मुजफ्फरपुर में सर्वाधिक होता है मक्का का उत्पादन। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार दिए गए विकल्पों में से मुजफ्फरपुर जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है। मुजफ्फरपुर जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है और यह आर्थिक सर्वेक्षण किस हिसाब से? तो आर्थिक सर्वेक्षण तो जो 2022-23 का आर्थिक सर्वेक्षण आया था उसके अनुसार बिहार में मक्का का उत्पादन सबसे सर्वाधिक मुजफ्फरपुर में होता है। इसके पश्चात क्रमशः पूर्वी चंपारण, यहाँ पे चंपारण होना चाहिए। पूर्वी चंपारण के बाद सारण के बाद सीवान का स्थान है। अभी यहाँ पे एक चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं लोग कि कितना हजार टन होता है मुजफ्फरपुर में। एक तरफ जिला दिया गया है और एक तरफ उत्पादन दिया गया है। तो मुजफ्फरपुर की बात करें तो मुजफ्फरपुर में 156.36 हजार टन का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद पूर्वी चंपारण में कितना उत्पादन हुआ था? तो 133.79 हजार टन। उसके बाद सारण के बाद सिवान, यानी कि प्रथम स्थान पर मुजफ्फरपुर का है, दूसरा स्थान पूर्वी चंपारण का, तीसरा स्थान पर सारण का और चौथा स्थान सिवान का हो जाएगा।
यद्यपि बिहार का सर्वाधिक मक्का उत्पादक जिला अररिया है। यद्यपि अगर बात किया जाए तो सर्वाधिक के मक्का उत्पादक जिला अररिया है, क्योंकि उस ऑप्शन में अररिया था ही नहीं, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका मुजफ्फरपुर हो जाएगा, जहाँ 987 हजार टन मक्का का उत्पादन हुआ है। 156 और 987 में बहुत का डिफरेंट है, इसलिए अगर ऑप्शन में अररिया रहता तो आंसर क्या होता अररिया। लेकिन अगर स्टेटिक के हिसाब से पूछा जाए तो बिहार का सर्वाधिक मक्का उत्पादक जिला कौन सा हो जाएगा, तो आपका अररिया हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौन सी नदी बिहार का शोक के रूप में जानी जाती है। कौन सी नदी है जो बिहार का शोक के रूप में जानी जाती है, तो जो कोसी नदी है इसे बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो कोसी नदी को। कोसी नदी बिहार का शोक के रूप में जानी जाती है। कोसी नदी बिहार का शोक के रूप में जानी जाती है। यह नदी तिब्बत से निकलती है। यह नदी कहाँ से निकलती है, तो यह तिब्बत से निकलती है और चीन, नेपाल और भारत में बहती हुई गंगा नदी में मिलती है। यह नदी उत्तरी बिहार के लिए एक महत्वपूर्ण जल स्रोत है, जो न केवल किसानों के लिए सिंचाई का एक प्रमुख जल स्रोत है। यह नदी उत्तरी बिहार के लिए एक महत्वपूर्ण जल स्रोत है, ना कि केवल किसानों के लिए सिंचाई का एक प्रमुख जल स्रोत है, बल्कि इसके समीप बसे शहरों और गांवों के लिए पेयजल यानी कि पीने योग्य जल का स्रोत है। इसके अतिरिक्त कोसी नदी पर बांध और जलविद्युत परियोजनाओं का निर्माण किया गया है, जो बिहार के विकास से में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहाँ पे जो दिया गया है शहरों और गाँव के लिए पेयजल, तो पेयजल का मतलब ये नहीं कि नदी का जल लोग पीते हैं, इसका मतलब यह है कि जो ग्राउंड वाटर है, जो पीने योग्य जल है, अगर ये किसी भी गाँव से अगर नदी बहती है तो उसका जो ग्राउंड वाटर है वह उसका लेवल कम नहीं होता है। इसके कहने का मतलब ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में लीची का उत्पादन सर्वाधिक होता है। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है कि किस जिले में लीची का उत्पादन सर्वाधिक होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर का लीची बहुत ज़्यादा ही फेमस है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में लीची का उत्पादन सर्वाधिक होता है, जिसका मुख्य कारण यह है कि बिहार में लीची की खेती के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त जमीन मुजफ्फरपुर जिले में ही है। यहाँ मुख्य रूप से शाही लीची की खेती की जाती है। यहाँ पे ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो मुजफ्फरपुर लीची का उत्पादन किया जाता है, वहाँ पे किस प्रकार की लीची का उत्पादन किया जाता है, तो शाही लीची की खेती की जाती है। मुजफ्फरपुर में लीची गार्डन दुनिया के सबसे बड़े लीची बागों में से एक है। जो लीची गार्डन है वह दुनिया के सबसे बड़े लीची बागों में से एक है, या एक पर्यटन स्थल भी है। यह जो लीची गार्डन है यह एक पर्यटन स्थल भी है। नेक्स्ट है कि अप्रैल 2020 में बिहार शिक्षा विभाग ने बिहार के माध्यम से निम्नलिखित कार्यक्रम शुरू किए थे। ये भी करंट का आपका क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कक्षा यानी कि क्लास से 9th और 10th के छात्रों के लिए ई सामग्री का प्रसारण का शुरुआत किया था। कार्यक्रम था, इस कार्यक्रम का शुरुआत किया था अप्रैल 2020 में बिहार शिक्षा विभाग ने डीडी बिहार के माध्यम से, किसके माध्यम से, तो डीडी बिहार के माध्यम से। क्वेश्चन में नहीं दिया गया था किसके माध्यम से, सिर्फ बिहार दिया था, तो डीडी बिहार के माध्यम से कक्षा 9th और 10th के छात्रों के लिए ई सामग्री का प्रसारण शुरू किया है। सरकार ने यह पहल कोविड-19 के कारण हुए लॉकडाउन में स्कूल बंद होने के कारण बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो, इन कक्षाओं का आयोजन सुबह 11:05 से लेकर 12 बजे तक किया जाएगा। साथ ही हेडमास्टर यहाँ पे और होना चाहिए, हेडमास्टर और शिक्षक दोनों का उत्तरदायित्व तो होगा कि वे मोबाइल, एसएमएस एवं व्हाट्सएप के माध्यम से बच्चों को कक्षा में उपस्थित हेतु सूचित करेंगे। यानी कि एसएमएस के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से बच्चों को कक्षा में उपस्थित हेतु सूचित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई है। कोसी जो मैदान है उसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई की बात की जाए तो 30 मीटर है। कितना है, 30 मीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। कोसी मैदान की माध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई 30 मीटर है। कोसी मैदान की माध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है, तो 30 मीटर है। कोसी नदी गंगा की एक सहायक नदी है। जो यह कोसी नदी है किस नदी की सहायक नदी है, यह गंगा की सहायक नदी है, जो नेपाल के पहाड़ों से निकलती है और नेपाल और बिहार से होकर राजमहल, ये कहाँ पे है, तो ये बिहार के पास से गंगा में मिल जाती है। कहाँ पे गंगा में मिल जाती है, तो राजमहल के पास। इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। कोसी नदी को क्या कहा जाता है, तो बिहार का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि प्रत्येक वर्ष से आने वाली बाढ़ से करीब 21,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र प्रभावित होता है। यानी कि कोसी नदी के जब बाढ़ आता है, अभी वर्तमान में इसका बाढ़ का प्रकोप देखा जा रहा है। तो कितना वर्ग किलोमीटर क्षेत्र प्रभावित होता है इसके बाढ़ से, तो लगभग 21,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र प्रभावित होता है। उपजाऊ कृषि भूमि के कारण ग्रामीण अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है।
नेक्स्ट है कि बिहार के किस जिले में मखाना का उत्पादन सबसे अधिक होता है। एंड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में मखाना का उत्पादन सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक किस जिले में होता है, तो यह मधुबनी में होता है। कहाँ पे होता है? मधुबनी में। मधुबनी का जो पेंटिंग है ये भी फेमस है और मधुबनी का जो मखाना है ये भी बहुत ही ज़्यादा फेमस है। अभी हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा मखाना बोर्ड की भी स्थापना की गई है। भारत के कुल मखाना उत्पादन का 85% बिहार राज्य में होता है। बिहार में मखाना का कुल उत्पादन क्षेत्र लगभग 10,000 हेक्टेयर। बिहार के प्रमुख मखाना उत्पादक जिले जैसे दरभंगा, मधुबनी, मधेपुरा, सीतामढ़ी, सहरसा, कटिहार, पूर्णिया, सुपौल, अररिया, किशनगंज, बेगूसराय एवं शिवहर है। यहाँ पे सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है मखाना का। नेक्स्ट है कि बिहार में किसका भारत के वार्षिक उत्पादन का 71% हिस्सा पैदा होता है। बिहार में किसका किसका यानी कि इन ऑप्शनों के हिसाब से पूछ रहा है कि किसका भारत के वार्षिक उत्पादन का 71% हिस्सा पैदा होता है, तो लीची लीची का जो उत्पादन होता है वो भारत के 71% हिस्सा का उत्पादन अकेले बिहार करता है। भारत के कुल लीची उत्पादन का लगभग 71% से अधिक बिहार राज्य से प्राप्त होता है। बिहार में भी लीची का सर्वाधिक उत्पादन मुजफ्फरपुर जिले में होता है। यानी कि अगर बिहार के संदर्भ में बात की जाए तो सबसे सर्वाधिक कहाँ पे होता है, तो मुजफ्फरपुर जिले में होता है। विश्व के कुल लीची उत्पादन में भारत का स्थान चीन के बाद दूसरा स्थान है। यानी कि सबसे अधिक के उत्पादन कौन करता है विश्व के स्तर पे, तो चीन करता है। उसके बाद भारत का स्थान कौन सा हो जाएगा, तो भारत का स्थान आपका दूसरा है। नेक्स्ट है कि बिहार राज्य कब प्रतिष्ठित हुआ था। बिहार राज्य कब प्रतिष्ठित हुआ था, यानी कि इन क्वेश्चन पूछने का मतलब ये है कि बिहार कब अलग हुआ था। तो इनमें से इसका यानी कि इस ऑप्शन में कोई कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि बिहार जब वो अलग हुआ था तो वह 1912 में अलग हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। लॉर्ड हार्डिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड हार्डिंग द्वारा भारत सरकार अधिनियम 1912 के माध्यम से 22 मार्च 1912 को बिहार और उड़ीसा को बंगाल की पृथक करे सीमा निर्धारण के संबंध में अंतिम औपचारिक घोषणा की गई थी तथा 1 अप्रैल 1912 से औपचारिक रूप से चार्ल्स एस्टुअर्ट ने प्रथम उपराज्यपाल का कार्यभार संभाला था। ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि बिहार जब अलग हुआ था तो उस समय कौन वायसराय थे, तो लॉर्ड हार्डिंग थे। कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग थे। नेक्स्ट है कि बिहार के किस जिले में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है। बिहार के किस जिले में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है, तो रोहतास में होता है। कहाँ पे? रोहतास में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन होता है। बिहार के रोहतास जिले में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है। रोहतास जिले में 1,93,284 हेक्टेयर में गेहूं की खेती हुई है, जबकि जबकि 6,88,160 मीट्रिक टन उत्पादन हुआ है। हेक्टेयर की बात की जाए तो 1,93,284 हेक्टेयर में, और मीट्रिक टन की बात की जाए तो 6,88,160 मीट्रिक टन उत्पादन हुआ है। इसके बाद मुजफ्फरपुर, यानी कि दूसरा स्थान किसका, तो मुजफ्फरपुर में 1,26,000 हेक्टेयर में खेती और उत्पादन 3,89,440 मीट्रिक टन उत्पादन हुआ है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस सूफी सिलसिले की स्थापना बिहार में हुई थी। किस सूफी सिलसिले की स्थापना बिहार में हुई थी, तो फिरदौसिया जो सिलसिला था उसकी स्थापना बिहार में हुई थी। फिरदौसी सिलसिले की स्थापना बिहार में हुई थी। भारत में इसकी स्थापना शेख बदरुद्दीन समरकंदी ने भारत में इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो शेख बदरुद्दीन समरकंदी ने 13वीं शताब्दी में की। बिहार में शेख सरफुद्दीन यहिया मुनीरी या मनेरी, बिहार में इसकी स्थापना या इसके प्रसिद्ध संत कौन थे, तो शेख सरफुद्दीन यहिया मुनीरी या मनेरी इसके प्रसिद्ध संत थे, जो फिरोज तुगलक के समकालीन थे। ये किसके समकालीन थे, तो फिरोज शाह तुगलक के समकालीन थे। यह सिलसिला सुहरवर्दी सिलसिले से अधिक प्रभावित था। वह उसकी एक शाखा रूप था, यानी कि सुहरवर्दी सिलसिले का एक शाखा भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बिहार के एक सदनीय विधानमंडल को द्विसदनीय में बदल दिया। बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद में, यानी कि किस अधिनियम के द्वारा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1935 का जो भारत शासन अधिनियम आया था उसके द्वारा एक सदनीय विधानमंडल को द्विसदनीय में बदल दिया गया। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, या तो टाइपिंग एरर है या तो मतलब बहुत बड़ा भॉन्डर हो गया क्वेश्चन में, क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से जाया जाए तो 1935 से दिया गया है और व्याख्या में 1919 दिया है। तो मेरे हिसाब से आप लोग भी क्रॉस चेक कर लेंगे लोग। मेरे हिसाब से यहाँ पे 1935 से होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1935 होना चाहिए। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत एक सदनीय विधायिका को द्विसदनीय स्वरूप में परिवर्तित कर दिया गया, अर्थात बिहार विधान परिषद, यानी कि एक क्या बना, तो बिहार विधान परिषद बना और दूसरा बिहार विधानसभा। नई व्यवस्था के तहत कार्यकारी परिषद के सदस्य भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 72(5)
धारा 72(5) के तहत बिहार और उड़ीसा विधान परिषद के पदेन सदस्य बन गए। पदेन सदस्यों के अलावा 76 निर्वाचित सदस्य और राज्यपाल द्वारा नामित 27 सदस्य थे। प्रांत को 76 निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया था, जिनमें से 66 को सामान्य निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता था और शेष 10 को विशेष निर्वाचन क्षेत्र के रूप में जाना जाता था। यहाँ से 1935 इसलिए होगा क्योंकि उड़ीसा का अलग की बात किया जाए तो यह कब अलग होता? 1936 में यह अलग होता। कब अलग होता? 1936 में। इसलिए मेरे हिसाब से तो ज़्यादा जो रेफर आंसर किया जा रहा है, तो आंसर इसका 1935 ही होना चाहिए। आप लोग कमेंट करेंगे कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। अभी तो क्रॉस चेक करने के बाद हमें पता चला है कि 1935 ही इसका आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट है कि सोन नदी का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक कहाँ स्थित है? तो अमरकंटक की बात किया जाए तो अमरकंटक कहाँ स्थित है? तो यह मैकाल श्रेणी में स्थित है। मैकाल श्रेणी में अमरकंटक स्थित है। और यह कहाँ पे है? तो यह मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। अमरकंटक मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में मैकाल पर्वत श्रृंखला में स्थित है। किस श्रृंखला में स्थित है? तो मैकाल पर्वत श्रृंखला में स्थित है। यह बिंद और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं का मिलन बिंदु है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो अमरकंटक है यह किस पर्वत श्रृंखलाओं का मिलन बिंदु है? तो बिंद और सतपुड़ा पर्वत। अमरकंटक से 3 प्रमुख नदियों का उद्गम होता है। 3 प्रमुख नदियों का उद्गम होता है, जिसमें सबसे पहला है नर्मदा नदी, उसके बाद है सोन नदी, उसके बाद है चूहिला नदी। नर्मदा नदी इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा माना जाता है। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा माना जाता है। वहीं सोन नदी की बात किया जाए तो यह गंगा नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। सोन नदी जो है वह गंगा नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। जोइला नदी यह सोन नदी की एक सहायक नदी है। कपिल धारा जलप्रपात यहाँ का एक प्रमुख जलप्रपात है। कौन सा जलप्रपात? तो कपिल धारा जलप्रपात यहाँ का एक प्रमुख जलप्रपात है। नेक्स्ट है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे? यहाँ भी भारत सरकार अधिनियम 1935 की बात कर रहा है, इसलिए जो अभी ऊपर हम लोग के क्वेश्चन पढ़े हैं लोग नदी के ऊपर, तो वहाँ पे भारत सरकार अधिनियम 1935 ही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी वही पूछ रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे? तो राजीव रंजन सिन्हा थे। कौन थे? राजीव रंजन सिन्हा थे। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति राजीव रंजन प्रसाद थे। राजीव रंजन प्रसाद थे, जिनका कार्यकाल 23 जुलाई 1935 से लेकर 6 सितंबर 1948 तक रहा था। इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा था? तो 23 जुलाई 1935 से लेकर 6 सितंबर 1948 तक के रहा था। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग यहीं तक के क्वेश्चन कवर करेंगे लोग, क्योंकि अब इसके बाद एक करंट का क्वेश्चन आ जाएगा और 10 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग का रहने वाला है, यानी कि उसमें 8 ही क्वेश्चन है, बाकी करंट है। तो करंट का रिवीजन तो हम लोग करते नहीं लोग, सिर्फ जीएस का रिवीजन करते हैं लोग। तो चलिए अब हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं।